ये ऊपर देखें, इनका नाम क्या है, शामक बोधिसत्व। अब ये बताएं 7वीं सदी का अगर ये ट्रेवलर ये कहानी नहीं लिख के गया होता, अगर आज हम उसके नोट्स को नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग तो यही ना सोचते हैं कि नहीं ये तो ब्राह्मणों की कहानी है, ब्राह्मणों ने अपने मन से लिखी है, कैसे भी करके लिखी है, हमारी नई कहानी है। आज जो नहीं पढ़े हैं इसको, वो तो आज भी सोच रहे हैं कि श्रवण कुमार ये सब तो उन्हीं सब का है, हमारा थोड़ा ही है, उन्हीं सब का है। मतलब बुद्धिज्म की हर एक चीज, हर एक जातक कथा को उठा के इन्होंने अपना धर्म ग्रंथ बना लिया है। तो इसमें ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा था कि 7वीं सदी तक भी इनके वेद का प्रमाण नहीं है, और इनका इंद्र जिसको आज ये बना के घूम रहे हैं, ब्रह्मा जिसको बना के घूम रहे हैं, वो उस समय तक भी बुद्धिज्म का पार्ट था। यानी इन्होंने वेद की रचना भी जो की है वो उस दौरान के बाद ही की है, और उसमें उन्होंने शक्र को ही अपना मुख्य बनाया है। राजा ही उस समय स्ट्रांग होता था। यही कारण है कि बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, राजाओं का रोल उनमें इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पुरोहित का नहीं है। और उसी दौर में चूंकि वेद भी इन्होंने जब लिखा, इसीलिए इन्होंने एक राजा जो शक्र है जातक कथाओं का, उसी को सबसे प्रमुख देवता बनाया। तो ये पॉइंट सबसे हाईलाइटेड कीजिएगा, इंद्र जो प्रमुख देवता है वो एक राजा है, राजा को बनाया। तब इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का क्राइटेरिया नहीं है, ब्रह्मा भी तब गौण है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ आप देखते हैं, तब आपको एकदम क्लियरली शाइन मिलेगा कि 6ठी 7वीं सदी के बाद से इन लोगों ने इवॉल्व होना शुरू हो चुके थे, और बुद्धिज्म के ही कहानियों में ये अच्छे से जानने समझने लगे थे। और जैसे मौका मिला, इन्होंने तुरंत ही चौका लगा के अपना ब्राह्मणवाद पैरेलल दुनिया खड़ा कर ली इन्होंने। और इसके लिए जरूरी था बुद्धिज्म की जितनी किताबें हैं जिसमें ओरिजिनल सच्ची और कहानियां लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं, हिस्ट्री लिखी है, उसको जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए चचनामा जो किताब है वो कहती है कि 712 ईस्वी में सुदेव ब्राह्मण ने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के साथ समझौता किया, किले से बाहर निकला, बोला कि बुद्धिस्ट का जो स्तूप है, मंदिर है, इसको तोड़ दोगे तभी यहाँ जीत पाओगे। फिर एक दूसरा ज्योतिषी निकला, उसने बोला कि हम आपके लोगों की रक्षा किए हुए हैं, हमारा जीवन बख्श दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। और फिर उसके बाद से सारे ब्राह्मण जो हैं पहुंच गए मोहम्मद बिन कासिम के पास और बोले, हुजूर बताएं आपके लिए हम क्या करेंगे। और ये चचनामा में लिखा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ब्राह्मण उसे डील करते हैं, कहते हैं कि बताएं हुजूर हम आपके लिए क्या सेवा करें। तो वो कहता है कि तुम जो है यहाँ के लोगों से कहो कि शस्त्र न उठाएं हमारे लिए। तो इन्होंने उसके बाद, और इसके बदले में हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे कि हम, वो पूछा उनसे कि तुम सब के सब सर क्यों मुड़ाए हुए हो। ये सब ना बुद्धिस्ट बन के रहते थे, बुद्धिज्म में घुस गए थे ये, अच्छा। सबके सर मुड़े हुए थे। ये पॉइंट किसी ने गौर नहीं किया है कि ब्राह्मणवाद कितना सातिरपना है। ये नहीं जानते हैं लोग कि ब्राह्मणों का अपना कोई धर्म नहीं था 7वीं सदी तक, और इसीलिए ब्रह्मा और इंद्र जो है बुद्धिज्म के स्तूप बनते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर भारतीय इतिहासकार जो है एकदम नदारद है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि चचनामा एक बार शायद खोल दूं, ताकि जो लोग हाँ सर, नहीं अगर हो तो देखे, आपके पास प्लीज देख लें एक बार। हाँ, जो आप ढूंढे लोग जब तक नहीं, मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ। हाँ हाँ वो ले लीजिए। जोय बॉय जी लिखते हैं, क्या वैदिक पीरियड इंडिया की एक्चुअल हिस्ट्री को पता करने में एक रोड़ा है, क्योंकि वेदों के अलावा वैदिक पीरियड का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिलता। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि वाकई में ये जो वैदिक पीरियड जो इन्होंने इमेजिनरी खड़ा किया हुआ है, ये वास्तव में एक्चुअल हिस्ट्री को पता करने में इंडिया की बहुत बड़ा रोड़ा है। क्योंकि अभी जैसे साईं जर्नी जी भी बता रहे थे कि वो जो मतलब हिस्टोरियन है जो इंडिया के, वो मतलब पता नहीं क्यों डरते हैं, या उन्हें कुछ ऐसा है कि भाई इस पे नहीं बोलना चाहिए, या फिर एक परंपरा चली आ रही है उस तरह से हिस्ट्री को प्रेजेंट करने की, पता नहीं क्या वजह है, वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो जो एक परंपरा पीछे से चली आ रही है कि जो वैदिक पीरियड है उसको बना के रखना है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाना है, भले कितने भी